नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारत की समुद्री सीमाओं पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक या इस तरह के भूगोल के जो टॉपिक होते हैं ये परीक्षाओं में आपके मेरिट बनाने के काम आते हैं, जिसे आप गैर जरूरी समझ करके छोड़ देते हैं। इसलिए आज की क्लास और इस तरीके के जो छोटी छोटी क्लासेस होंगे, छोटे छोटे जो टॉपिक होंगे जिसे आप लोग गैर जरूरी समझ के छोड़ देते हैं, उसे बिल्कुल मत छोड़ा करिए। क्योंकि आप लोग नदियाँ, पर्वत, खनिज, पठार, इस तरीके के जो टॉपिक हैं इसे तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो टॉपिक जहाँ से एक एक दो सवाल बनते हैं और जिसे आप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप मेरिट में रह जाते हैं, ये कुछ उसी तरीके के टॉपिक हैं। इसके बाद हम लोग भारत की भूगर्भिक चट्टानें पढ़ेंगे, तो ये कुछ इसी प्रकार के टॉपिक हैं जहाँ से एक एक दो सवाल बनते हैं और आप उसे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जिस समय आप अध्ययन कर रहे होते हैं, जिस समय आप तैयारी कर रहे होते हैं, उसे इस जैसे टॉपिकों को गैर जरूरी समझ के छोड़ दिए होते हैं, और वहीं से जब परीक्षा में सवाल बन जाता है तो आप उसे नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जो टॉपिक हैं जिसे आप गैर जरूरी समझते हैं उसे ज़रूर पढ़ा करें। आज की इस टॉपिक को लेने का मुख्यतः यही उद्देश्य है। खनिज मुख्य भूमि की अपेक्षा समुद्रों में अधिक होते हैं, और जिन देशों की कुछ समुद्री सीमाएं हैं, वे देश विश्व के तमाम देश हैं जिनके कुछ समुद्री सीमाएं होती हैं, उनके तट जो है समुद्र से लगे हुए होते हैं, तो वे उन खनिजों का दोहन करना चाहते हैं या उन खनिजों का दोहन वो करते रहते हैं। मुख्यतः जो समुद्र में खनिज पाए जाते हैं, वो अवसादी चट्टानों की वजह से पाए जाते हैं। जो अधात्विक खनिज हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। पहला आग्नेय चट्टान, जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से बनता है, इसमें धात्विक चट्टानें या धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दूसरा अवसादी चट्टानें होती हैं जो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इनका निर्माण होता है। जल, वायु या हिमानी यानी बर्फ के द्वारा जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इनका निर्माण होता है। और तीसरा कायांतरित चट्टानें होती हैं जो कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से, उच्च ताप और दाब की वजह से जो अपना रूप बदल देती है, वे चट्टानें जो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं, उन्हें कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो अधिकतर अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानें मुख्यतः किसी भी देश के जो समुद्री तट होता है, उसका जो तट होता है, वहाँ पर अधिक निर्मित होती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये होता है कि अगर कोई ये सतह है अर्थात जमीन है, उसके बाद से समुद्र की जो सतह है वो कुछ इस तरीके से बनती चली जाती है। यहाँ से नदियाँ आती हैं और वो यहाँ पे गिरती हैं। समझ पा रहे होंगे, यहाँ से नदियाँ यहाँ पर आकर के इस तरीके से गिरती हैं। नदियाँ अपने साथ में अवसाद लेकर के आती हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव, जो भी चीज़ें हैं वो इसके साथ में आती हैं, और इस तरीके से समुद्र में इस जगह पे अर्थात जो यहाँ पर कम ढाल होता है, यहाँ पर वो धीरे धीरे जमा होने लगती हैं, और इस तरीके से परत दर परत उस पर चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जिससे यहाँ पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्यतः जो अधात्विक खनिज हैं वो पाए जाते हैं। पेट्रोलियम का भंडार होता है ये। अवसादी चट्टानों में मुख्यतः पेट्रोलियम भी पाया जाता है। भारत में आप देखेंगे रावा पेट्रोलियम क्षेत्र, इसके अलावा मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र, आलियाबेट पेट्रोलियम क्षेत्र, खालियाबेट पेट्रोलियम क्षेत्र, ये सब इसी प्रकार के पेट्रोलियम क्षेत्र हैं जिनका निर्माण इस प्रक्रिया से होता है। और प्रत्येक देश जिनकी भी समुद्री सीमाएं हैं, जिनका तट समुद्र से लगा हुआ है, वो समुद्र के अंदर जो अथाह खनिज का भंडार है उसे निकालने का प्रयास करती हैं या उसे निकालना चाहती हैं। अब इस वजह से अगर ये लगातार दोहन होता रहा, अर्थात भारत या कोई भी देश अपने समुद्र से खनिजों को अगर निकालता रहा, तो इससे एक भौगोलिक समस्या उत्पन्न होगी। किस तरह की समस्या होगी, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं।
ये हमारी पृथ्वी का क्रस्ट है, जिस पर आप लोग हैं, जिस पर हम लोग हैं। इसी क्रस्ट पे कहीं समुद्र है अर्थात सागर है, और कहीं पे पर्वत भी है, कहीं पर समतल मैदान भी है। ये क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे पृथ्वी का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं आवरण, और आवरण के नीचे जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कोर। मैंने बताया था कि ये समुद्र का जो तट है या जो ये समुद्र है, ये समुद्र का जो ये हिस्सा है ये खनिज का भंडार है। अगर कोई देश यहाँ पर खनिज का दोहन कर रहा है इस जगह पे तो कम खतरा है, अगर वो यहाँ पर इसका दोहन कर रहा है इस जगह पे तो थोड़ा ज़्यादा खतरा है। लेकिन अगर ये दोहन करते करते या खुदाई करते करते इस स्थान पर पहुँचता है जहाँ पर क्रस्ट की चौड़ाई सबसे कम है, यहाँ पर क्रस्ट समुद्रों में, समुद्र का जो सबसे निचला तल होता है वहाँ पर क्रस्ट की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम हो जाती है, यहाँ पर क्रस्ट सबसे कमज़ोर होता है। और यहाँ पर अगर हमने खुदाई कर दी इस जगह पे तो क्या होगा, क्रस्ट यहाँ से क्रैक हो जाएगा, टूट सकता है। तो यहाँ पर एक विभिन्न प्रकार के भौगोलिक खतरों की आशंका होती है। यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, जिसकी वजह से भूकंप जैसी गतिविधियाँ, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है, क्रस्ट कमजोर है, तो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो इस खतरे से बचने के लिए यूएनओ की जो शाखा है यूनेस्को, इसने विभिन्न वे देश जिनकी समुद्री सीमाएं हैं उन देशों को मिला करके एक समझौता किया, एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? अनक्लोज। कब? 1982 में। 1982 में अनक्लोज एक समझौता हुआ उन देशों के बीच में जिन देशों की कुछ समुद्री सीमाएं हैं, जिनके तट समुद्र से लगे हुए हैं, और उसमें इस खतरे से बचने के लिए ये निर्धारित किया गया कि कोई भी देश अपने समुद्री सीमा से, अपने समुद्री तट से, यानी इसका जो तट है वहाँ से कितना अंदर तक, समुद्र में कितना अंदर तक वो खनिज का दोहन कर सकता है, वो खुदाई कर सकता है। तो इसलिए अनक्लोज ने, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी, समुद्र का कानून। किन देशों के बीच में बना? यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि अनक्लोज जो हुआ था ये कब हुआ था? 1982 में। 1982 में यूएनओ की शाखा यूनेस्को के द्वारा उन देशों के बीच में जिनकी कुछ समुद्री सीमाएं हैं, जिनका तट समुद्र से लगा हुआ है, उन देशों के बीच में एक संधि किया गया, एक समझौता किया गया। किस लिए? कि वो समुद्र के भीतर कितना अंदर तक, अपने तट से कितना अंदर तक खनिज का दोहन कर सकते हैं, अर्थात वहां से खनिज निकाल सकते हैं। समुद्र खनिजों का भंडार होता है, मैंने बताया किस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम विभिन्न प्रकार की नदियां आकर के गिरती हैं, जिससे इसके तट में समुद्र के अंदर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, और अवसादी चट्टानें पेट्रोलियम और विभिन्न प्रकार के अधात्विक खनिजों का भंडार होता है। तो कोई भी देश इसका दोहन कहाँ तक कर सकता है, इसको लेकर के ये संधि और ये कानून बना था, जो कि समुद्र का कानून अर्थात अनक्लोज अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी के नाम से जाना गया 1982 में। इसमें प्रत्येक देश की जो समुद्री सीमाएं हैं उसको निर्धारित किया गया और बताया गया कि कोई भी देश जो होगा उसकी जो समुद्री सीमा होगी वो 3 प्रकार की होगी। 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई, और इस तरीके से भारत की भी 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई, और बताया गया कि प्रत्येक समुद्री जो सीमा इसकी निर्धारित हो रही है उसमें वो क्या काम कर सकती है। तो 1982 में भारत की भी कुछ समुद्री सीमाएं तय की गई थी। उसमें जो सबसे पहली समुद्री सीमा बनती है हमारी, वह है 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील होता है 1.8 मील के बराबर, 1.8 मील के बराबर एक समुद्री मील होता है। तो तट रेखा इसको बोला जाता है, ये जो भारत की जो सीमा आप देख रहे हैं इसको तट रेखा कहा जाता है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है इसको तट रेखा कहा जाता है, जहाँ से जल प्रारंभ होता है, इसके बाद से जल शुरू हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तट रेखा।
लेकिन तटरेखा से हम समुद्र के अंदर कोई दूरी नहीं नाप सकते, क्योंकि तटरेखा कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये भारत का ये वाला तट है, ये आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको भी जब हम बड़ा करके देखेंगे तो ये भी कैसा होगा? बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा। तो इस तरीके से जो तटरेखा है, तो इन टेढ़ी मेढ़ी तटरेखाओं को पहले सीधा किया जाता है। जैसे ये जो टेढ़ी मेढ़ी तटरेखाएं हैं, इन तटरेखाओं को पहले सीधा कर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो टेढ़ी मेढ़ी इसकी तटरेखा है, इसको तटरेखा कहते हैं, और इसको मिलाने वाली ये एक रेखा खींची गई है जिसे क्या कहा जाता है? आधार रेखा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये एक आधार रेखा। समुद्र के अंदर कोई भी दूरी कहाँ से नापी जाती है? आधार रेखा से, ना कि तट रेखा से। ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक से याद रखिएगा कि समुद्र के अंदर जो दूरी यानी कि समुद्री सीमाओं का जो मापन किया जाता है, उसको नापा जाता है, वो कहाँ से नापा जाता है? तट रेखा से ना होकर के आधार रेखा से नापा जाता है। और आधार रेखा किसे कहते हैं? कि किसी भी देश के जो तट हैं, जो टेढ़े मेढ़े तट हैं, उन तटों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? आधार रेखा। मेरे साथ साथ सब कुछ लिखते जाइएगा, क्योंकि यहां से जब सवाल बनते हैं ना, तो ज्यादातर इन सवालों के छूटने की संभावना होती है, क्योंकि आप इन टॉपिकों को गैर जरूरी समझ के छोड़ चुके होते हैं। इसलिए छोड़िए कुछ नहीं, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ये आप नहीं तय कर सकते, ये पेपर बनाने वाला तय करेगा कि क्या जरूरी। इसलिए आप जो कुछ भी है सब कुछ पढ़िए, जो जरूरी है, जो कोर्स में है, उससे सब कुछ आपको पढ़ना है। तो आप इसी तरीके से लिखते जाइए। आधार रेखा, आधार रेखा किसे कहा जाता है? किसी भी देश के टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, किसी भी देश के टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। आधार रेखा से ही समुद्र के अंदर किसी भी दूरी का मापन किया जाता है। आधार रेखा से ही समुद्र के अंदर किसी भी दूरी का मापन किया जाता है। तो पहले बनता है एक आधार रेखा। आधार रेखा और तटरेखा, ये तटरेखा है, और तटरेखा और आधार रेखा जो लाइन सीधी जो कर दी गई है, तो आधार रेखा और तटरेखा के बीच में जो जल होगा, जो भी जल होगा, वो आंतरिक जल कहलाता है। वो आंतरिक जल कहलाता है। कौन सा जल आंतरिक जल कहलाएगा? जो तटरेखा और आधार रेखा के बीच में जो जल राशि होगी, उसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक जल कहा जाएगा। आधार रेखा से 12 समुद्री मील, आप देख पा रहे होंगे ये आधार रेखा है, और आधार रेखा से 12 समुद्री मील ये रेखा जो बन रही है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, इसको कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां से? आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक। आधार रेखा से 12 समुद्री मील अंदर क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भारत सरकार को वही अधिकार प्राप्त है जो भारत सरकार को अपनी मुख्य भूमि पर प्राप्त है। अर्थात भारत सरकार यहां से उन सभी उतना ही दोहन कर सकती है, या उतनी ही खुदाई कर सकती है, या उतना ही संसाधनों का दोहन या संसाधन निकाल सकती है, उतना ही खनिज निकाल सकती है जितना वो अपनी मुख्य भूमि के अंदर निकाल रही है। ये जो मुख्य भूमि है वहां से निकाल रही है, उतना ही चीजें, उतना ही अधिकार मुख्य भूमि की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप देख रहे होंगे कि ये तट है, ये तटीय राज्य है, जैसे कि गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अगर कोई राज्य अपने राज्य के भीतर किसी प्रकार के खनिज का दोहन कर रहा है, तो उस पर उस राज्य का अधिकार होता है। लेकिन अगर समुद्र के अंदर किसी प्रकार के खनिज का दोहन हो रहा है या उसमें से खनिज निकाला जा रहा है, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ठीक से याद रखिएगा कि समुद्र के भीतर अगर किसी प्रकार के खनिज को निकाला जा रहा है तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, ना कि जैसे कि मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर रावा पेट्रोलियम क्षेत्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र से 176 समुद्री मील, लगभग 176 समुद्री मील पे क्या है? मुंबई हाई है। तो ऐसा नहीं कि मुंबई हाई से जो पेट्रोलियम निकलेगा उस पर महाराष्ट्र का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है, उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा।
तो समुद्रों से निकलने वाले जो भी खनिज हैं उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो प्रादेशिक समुद्री सीमाएं जो होती हैं उस पर भारत सरकार का उतना ही अधिकार होता है जितना उसकी अपनी मुख्य भूमि पर होता है, और जो काम वो अपनी मुख्य भूमि पर कर सकता है खनिज दोहन को लेकर के, वही काम वो अपनी प्रादेशिक समुद्री सीमा के भीतर भी कर सकता है। उसके बाद 12 समुद्री मील के बाद उससे आगे 12 समुद्री मील और, अर्थात आधार रेखा से 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसको कहते हैं अभिछिन्न मंडल। इसको कहा जाता है अभिछिन्न मंडल। अभिछिन्न मंडल, इसी को संलग्न मंडल भी कहा जाता है। अभिछिन्न मंडल या संलग्न मंडल, इसके दोनों नाम है, अभिछिन्न मंडल या फिर संलग्न मंडल। तो अभिछिन्न मंडल और संलग्न मंडल कहां से कहां तक होता है? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक अभिछिन्न मंडल या संलग्न मंडल कहलाता है। इस वाले क्षेत्र में, अर्थात अभिछिन्न मंडल या संलग्न मंडल में भारत सरकार को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। यहां पर ये 3 तरह के काम कर सकता है। पहला, यहां पर ये समुद्र की साफ सफाई कर सकता है, यहां तक ये समुद्र की साफ सफाई कर सकता है। इसके अलावा यहां पे सीमा शुल्क वसूली, यानी कि जो कोई देश है और यहां से वो जहाज लेके आया और वो यहां से अंदर चला गया, अभिछिन्न मंडल अर्थात 24 समुद्री मील की जो सीमा है उससे अंदर चला गया, तो भारत सरकार उससे सीमा शुल्क ले लेगी। लेकिन अगर कोई जहाज, पानी का जहाज यहां आता है और यहां से वापस हो जाता है, यहां से ये वापस हो जाता है, तो इससे वो सीमा शुल्क नहीं ले सकता। सीमा शुल्क लेने का अधिकार किसी भी देश को कब होता है? जब वो इस 24 समुद्री मील के अंदर जाएगा, तभी वो सीमा शुल्क वसूली किया जा सकता है। ठीक है, और किसी प्रकार का आर्थिक कार्य जो होते हैं वो सभी इसी क्षेत्र में अर्थात 24 समुद्री मील के भीतर ही किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आधार रेखा से और 200 समुद्री मील, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 200 समुद्री मील, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत सरकार अपने खनिजों का दोहन कर सकती है। जो भी यहाँ पर खनिज है उनका दोहन वो कहाँ तक कर सकती है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक कर सकती है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद ये जो जल है, इसके बाद का जो जल होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जल होता है, उसमें सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। अर्थात कोई भी एक देश चाहे कि वो किसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद की जो जल राशि है वहां से वो किसी प्रकार का खनिज का दोहन कर ले, तो ये संभव नहीं है। अर्थात कोई भी देश अपने आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक ही खनिजों का दोहन कर सकती है। इस क्षेत्र में भी किसी भी देश को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार कि वो यहाँ पे खनिजों का दोहन कर सकती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसी पर बात कर लेते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पहला जो अधिकार इसे मिलता है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। किस क्षेत्र में? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा जो इसे अधिकार मिलता है वो इसे मिलता है नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार। नए द्वीपों का निर्माण। नए द्वीपों का निर्माण से क्या तात्पर्य है? नए द्वीपों का तात्पर्य है, आप लोग एक क्षेत्र देखे होंगे यूरोप में, बेल्जियम, नीदरलैंड, कुछ इस तरीके से है। मैं अगर यूरोप को हल्का सा देखें, ये कुछ इस तरीके से यूरोप, यहाँ पे इस तरीके से देश हैं कुछ, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग नीचे है, इस तरीके से बना हुआ है, और बेल्जियम और नीदरलैंड, यहाँ पर बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम इसे उत्तर सागर कहा जाता है, इसे उत्तर सागर कहते हैं।
यूरोप के उत्तर में जो सागर है उसे उत्तर सागर कहा जाता है, इसको बाल्टिक सागर कहा जाता है। कभी विश्व के भूगोल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें होता क्या है कि आप समुद्र में इस तरीके से एक दीवार बनाएंगे और इधर के जल को उठा करके आप समुद्र में पीछे की तरफ फेंक देंगे, पीछे की तरफ, और इस तरीके से यहाँ पे एक नई भूमि का निर्माण हो जाएगा, नए द्वीप का निर्माण हो जाएगा। ये भविष्य में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अगर कभी भारत की जो मुख्य भूमि है ये कम पड़ जाए तो भारत नई भूमि का निर्माण कर सकता है किसी अपनी विशिष्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि बेल्जियम और नीदरलैंड ने किया भी है। बेल्जियम और नीदरलैंड ने, जो कि समुद्र उत्तर सागर से इनकी सीमाएं लगी हुई हैं, और इन लोगों ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और नई भूमि का निर्माण किया है। तो कोई भी देश अगर नई भूमि का निर्माण करना चाहता है, नए द्वीप का निर्माण करना चाहता है, तो वो भी इस क्षेत्र में ही कर सकता है, यहीं तक कर सकता है। इसके अलावा तीसरा अधिकार इसको मिला हुआ है, यहां पर ये वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, किसी प्रकार का जो वैज्ञानिक रिसर्च है जो कि खतरनाक हो सकते हैं, तो वो सभी हम इस क्षेत्र में आकर के कर सकते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार के जान माल का नुकसान ना हो। इस तरीके से जो भारत का समुद्री सीमाएं हैं इस तरीके से निर्धारित होती हैं। इससे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमने यहाँ पर नोट कर दी हैं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अगर हम भारत के प्रमुख जो समुद्र में खनिज हैं उन पर बात करें तो इसमें ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी है, और ये गुजरात का कच्छ, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, इसे कहा जाता है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में दो नदियां गिरती हैं, कौन कौन सी? एक नर्मदा और एक ताप्ती। नर्मदा के मुहाने पे आलिया बेट एक द्वीप है और ताप्ती के मुहाने पे खालिया बेट एक द्वीप है। आलिया बेट और खालिया बेट, मैंने भी बताया था आप लोगों से कि कोई भी सतह जो होता है इस तरीके से, और समुद्र के अंदर यहाँ से नदियाँ आती हैं और यहाँ पर ये गिरती हैं, जिससे इस तट पे अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। अवसादी चट्टानें परत दर परत जो चट्टानें समय के साथ बनती चली जाती हैं उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। इस नदी में जो लाए गए अवसाद हैं इससे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण हो जाता है, धात्विक अधात्विक खनिज या पेट्रोलियम जैसी खनिजों का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से आलिया बेट और खालिया बेट, इन दोनों जगह जो हैं ये भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र मुंबई दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र का, और मुंबई से 176 समुद्री मील पश्चिम, 100 समुद्री मील पश्चिम एक स्थान है जिसे कहते हैं मुंबई हाई। मुंबई हाई भारत का 60% पेट्रोलियम भंडारक क्षेत्र है। भारत का 60% पेट्रोलियम भंडारक क्षेत्र कहां पर है? मुंबई हाई में है। मुंबई हाई के दक्षिण में एक और पेट्रोलियम क्षेत्र है जिसे बेसिन तेल क्षेत्र कहा जाता है, जिसे बेसिन तेल क्षेत्र कहा जाता है। रावा, यहां पर आंध्र प्रदेश के पूरब में रावा पेट्रोलियम क्षेत्र है। यहाँ पर पेट्रोलियम की भी खोज जारी है, पूरी तरीके से यहाँ पर अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी पेट्रोलियम प्राप्त किया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पेट्रोलियम क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी खोज लगातार अभी जारी है। लेकिन कोई भी देश समुद्र में जो भी खनिज है उनका दोहन कहाँ तक कर सकती हैं? 200 समुद्री मील तक। जो कुछ भी हमने बताया है इसे आप लोग लिख लीजिए उसी तरीके से, क्योंकि ये उस तरह के टॉपिक हैं जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बहुत कम तो होती हैं, लेकिन अगर आ जाती हैं तो ये मेरिट बना देती हैं। इसलिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप ज़रूर पढ़ा करें, इसे ज़रूर नोट किया करें। एक अच्छे नोट्स हमारे साथ साथ बनाते जाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।